हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडमे कॉमर्स एकेडमी। आपको पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए, उसके लिए आज वापस नेक्स्ट क्वेश्चन वही लेसन नंबर 7 नेशनल इनकम से करना है। सो आई वेलकम ऑल द फ्रेंड्स। दीप्ति जोशी फ्रॉम एडमे कॉमर्स एकेडमी वुड लाइक टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 6 का लेसन नंबर 7 में से 8 मार्क्स के लिए। फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे लिखना है और कौन सा क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। आपको नेशनल इनकम मेजर करना है दो मेथड से, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड है। आउटपुट मेथड हमने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कर लिया था, शायद आपने देख भी लिया होगा। सो उसके बाद और दो मेथड है, वो है इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ लेट अस सी हाउ टू स्टार्ट द आंसर। इनकम मेथड इज आल्सो नोन एज अ फैक्टर कॉस्ट मेथड। देखो, इनकम अगर वो मेरे लिए इनकम है तो आपके लिए कॉस्ट होगा। एज गुड एज एक सेलर है, सेलर इज सेलिंग द गुड्स। आपने टेक्स्ट बुक ली सेलर से, तो आपने पैसे किसको दिए? सेलर को दिए, तो उसकी इनकम हो गई और आपके लिए वो हो गया एक्सपेंडिचर। इसके लिए इनकम मेथड इज आल्सो नोन एज व्हाट? फैक्टर कॉस्ट मेथड। पेमेंट मेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। उनको जो हम रिवॉर्ड देते हैं, द प्राइस व्हाट वी पे इज कॉल्ड अ फैक्टर कॉस्ट मेथड। मतलब इनकम मेथड को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर कॉस्ट मेथड भी बोल सकते हैं। नाउ व्हाट इट एस्टिमेट्स? इट एस्टिमेट्स द नेशनल इनकम। इट एस्टिमेट्स the national income from distribution side. Why it is called distribution side? Because the income is being paid to the factor of production. जो भी एंटरप्रेन्योर है या प्रोड्यूसर है, वो क्या करेगा? दे विल मेक द पेमेंट फॉर द सर्विसेज गिवन बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जैसे लेबर है, तो लेबर इज वर्किंग फॉर यू, व्हाट यू विल पे? वेजेस। So this is the called as a income received from the which side? Distribution side. So it estimates what national income from distribution side. कि आपने कितनी income, how much income is earned by the factor of production, and factor of production क्या होगा? That is being household providing their service to the producer. Right? तो हमारे पास you can see this diagram also. हमने ये भी आंसर कर दिया फ्लो कंसेप्ट का। दिस इज योर हाउस होल्ड और ये आपका फर्म है। सो फर्म इज मेकिंग द यूज ऑफ हाउस होल्ड एंड व्हाट द फर्म विल डू? फर्म विल डिस्ट्रीब्यूट द से रिवॉर्ड टू द हाउस होल्ड। उसके लिए नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड फ्रॉम विच साइड? डिस्ट्रीब्यूशन साइड। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इनकम पेमेंट received by all the citizens of country. देखो वापिस वर्ड यूज हुआ है, इनकम एंड पेमेंट। इनकम किसके लिए होगा? हाउस होल्ड के लिए। और पेमेंट कौन कर रहा है? बिजनेस फर्म कर रहा है। दैट इज व्हाई द वर्ड इज रिटन एज अ इनकम पेमेंट। सो इट इज नथिंग बट द इनकम पेमेंट रिसीव बाय ऑल द सिटीजन ऑफ अ कंट्री। हमारी जो कंट्री में जितने भी सिटीजन है, आइदर दे आर providing their service या they are providing the factor of production in the form of land होगा, it can be in the form of labor, it can be in the form of the capital या entrepreneur himself who make the use of his own service. So it is a income payment received by all the citizens of a country in a particular year. Why particular year? क्यों लिखा है? क्योंकि we are measuring national income for a one financial year starting from 1st of April till 31st March. जैसे हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, वो भी एक 1 ईयर के लिए था। इसके लिए नेशनल इनकम दैट वी मेजर इन अ पर्टिकुलर ईयर आर एडेड अप, दैट इज इनकम रिसीव फ्रॉम ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो भी इनकम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अर्न कर रही है, उनको क्या करना है? दैट वी हैव टू एड अप, सबको ऐड करेंगे, एंड देन the next what you are getting is your national income. So friends, how we are going to write? This is your factor of production, that is your land, labor, capital and entrepreneur. What is the income received by them? Land receives the rent, labor receives wages, capital receives the interest and entrepreneur receives the profit. These all income, above income are added together.
ये सब इनकम को ऐड करना है. बट income received in the form of transfer payments are ignored. Now what is mean by transfer payment? Transfer payments meaning what? जो भी income earn हो रही है that is transferred from one person to another. जैसे गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी, तो when the government is providing scholarship, तो income is transferred from government to you. आपको मिली तो आपको आपके पास आ जाएगी. इसके कारण कोई नया प्रोडक्शन भी नहीं हुआ है. नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैज क्रिएटेड, कोई नई जॉब भी क्रिएट नहीं हुए, कोई नया प्रोडक्शन भी नहीं हुआ है. इसके लिए इट इज जस्ट अ ट्रांसफर इनकम. एक के पास जो पहले इनकम थी, इट इज ट्रांसफर टू अनदर. से अनदर एग्जांपल, से फॉर एग्जांपल योर सेल ऑफ सेकेंड हैंड कार. आपने सेकेंड हैंड कार सेल कर दी, तो क्या होगा? जो आपके पास कार थी वो दूसरे के पास चली गई, बायर के पास, और बायर ने पैसे आपको दे दिए. जस्ट ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. यहाँ पर वापस कोई प्रोडक्शन होता नहीं है. देयर इज नो प्रोडक्शन, नो जॉब अपॉर्चुनिटी, कुछ भी नहीं क्रिएट किया. इसके लिए वी यूज द वर्ड ट्रांसफर पेमेंट्स आर इग्नोर्ड, मतलब उसको नेशनल इनकम में ऐड करना नहीं है. मेक श्योर ये वर्ड हमें आना ही चाहिए. इसलिए देखो मैंने अंडरलाइन भी किया है, ट्रांसफर पेमेंट को इग्नोर करना है. आप भी एग्जाम में ऐसे अंडरलाइन कर लेना, सो एग्जामिनर विल कम टू नो कि दिस इज द पॉइंट इज हाईलाइटेड. नाउ जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, कैन बी कैलकुलेटेड, है ना. कंट्री के हमें अगर जीएनपी कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे? नेशनल इनकम इज इक्वल टू रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट. अभी हमने देखा था रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट. क्या करना है? वी आर गोइंग टू ऐड इट प्लस मिक्स्ड इनकम. नाउ व्हाट इज मिक्स्ड इनकम? इनकम अर्न बाय द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. अगर आप खुद सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एक टेलर है, वो खुद टेलरिंग करके पैसे कमा रहा है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड. आप कहीं और नहीं जॉब कर रहे हो, आप खुद ही काम कर रहे हो. एक पॉटर है, ही इज मेकिंग द पॉट्स, पॉट बना रहा है और सेल कर रहा है, ही इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड. तो एनी इनकम रिसीव, दैट इज योर मिक्स्ड इनकम, वो भी ऐड करेंगे, प्लस नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड. एब्रॉड से जो हमें इनकम आ रही है ना, व्हाट इज इनकम कमिंग फ्रॉम एब्रॉड? दैट इज एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट. जो भी गवर्नमेंट या सिटीजन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से माइनस करो आप इंपोर्ट की वैल्यू. सो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट विल बी योर नेशनल इनकम. तो क्या करना है हमें? दैट इज आर रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट. पी मतलब प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योर का, ही इज टेकिंग द रिस्क, तो उसको प्रॉफिट भी मिलेगा. मिक्स्ड इनकम, इनकम कमिंग फ्रॉम द सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, वो ऐड करके एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की जो भी वैल्यू आएगा, दैट वी आर गोइंग टू ऐड टू गेट द national income. Now friends, when you calculate this national income, what you have to do? Precaution लेना है. क्यों? क्योंकि नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करेंगे तो ट्रांसफर पेमेंट्स को ऐड करना नहीं है. अदरवाइज क्या होगा? हमारी नेशनल इनकम की वैल्यू रॉन्ग या गलत आ जाएगी. नाउ व्हाट इज द ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम? ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स एक्सेट्रा टू बी इग्नोर्ड. आपको कहीं से गिफ्ट मिले, डोनेशन मिला है, आपकी कोई स्कॉलरशिप मिली है, राइट, या कोई सी बिजनेस है या कोई कंट्री से आपको कोई हेल्प मिल गई, एड मिल गई, हेल्प मिल गई, दैट इज नथिंग. इट्स अ ट्रांसफर इनकम है या पेमेंट्स है. आपको क्या करना है? वो इग्नोर करना है, क्योंकि वो हमारे नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती, क्योंकि इसके कारण कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, नहीं कोई जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है. सो इट इज टू बी इग्नोर्ड. All unpaid service should be ignored. Now what is unpaid service? Unpaid service मतलब क्या? Say for example, your mummy या mother is making a delicious food for you. आपको एक अच्छे से, जैसे पाव बजाय कुछ अच्छे से पिज्जा मम्मी ने बना के दे दिया. Are we paying to mother? No. So that is called unpaid service. Service is given by the love, affection या for caring. उसके लिए हम कोई भी पेमेंट करते नहीं है. सिर्फ फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू फॉल सिक, आप बीमार होते हो, योर मदर टेक्स लॉट ऑफ केयर, आपको मेडिसिन ला के देंगे हाथ में, आपको मिल्क है या जो भी खाना है वो ला के देंगे. दैट इज अ सर्विस गिवन बाय द मदर बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन. बट अगर वही चीज आप कोई हॉस्पिटल में जाओगे, वहां पर आपको नर्स देगी मेडिसिन, आपको फूड या मिल्क ला के देंगे, वी हैव टू पे फॉर दैट.
वो पेड सर्विस है। बट एनी सर्विस गिवन बाय मदर या रिलेटिव्स, फ्रेंड्स बिकॉज ऑफ लव एंड अफेक्शन, उसको बोलते हैं अनपेड सर्विस। तो उसके लिए भी दैट ऑल अनपेड सर्विस शुड बी इग्नोर्ड, क्योंकि वहां पर कोई ट्रांसफर ऑफ मनी होता नहीं है। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर या शेयर्स या सेकेंड हैंड गुड्स। नाउ व्हाट इज सेकेंड हैंड गुड्स? इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, आपने शेयर्स सेल कर दिए, वापस वही काम आपके पास थे और किसी ने ले लिए और पैसे आपको मिले, वो भी आपके नेशनल इनकम में ऐड होगा नहीं। सेकेंड हैंड गुड्स, आपने कोई सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी, तो उसमें भी क्या है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। आपने अगर कोई नई मशीनरी लेगी हो गई या यू वुड हैव टेकन अ न्यू मशीनरी, तो क्या होगा कि दैट मशीनरी जहां से प्रोडक्शन हुआ है वहां उन्होंने प्रोडक्शन किया, अब वो प्रोडक्शन के लिए मशीनरी प्रोडक्शन के लिए उन्होंने कोई लेबर को भी जॉब दिया रहेगा, तब जाके न्यू मशीनरी इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एंड इज सोल्ड इन द मार्केट। तो वहां पर वो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट हो रहा है। पर जब आप सेकेंड हैंड कुछ भी लेते हो तो आपके पास ही आपने किसी को ले दी या आपने किसी से सेकेंड हैंड परचेस कर ली, हेंस इट इज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम, वो इनकम ऐड नहीं होगी, इट शुड बी इग्नोर्ड। फ्रेंड्स, जहां पर भी आप इग्नोर करोगे वो अंडरलाइन कर लो। आपकी टेक्स्ट बुक में भी आप खोल के जब पढ़ाई करो या जब वीडियो देखोगे, प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक और वहां पर भी आप क्या करोगे, इग्नोर को अंडरलाइन कर लोगे। तो आप जब भी टेक्स्ट बुक पढ़ोगे तो भी आपको ध्यान रहेगा, या जब भी आप वीडियो देखोगे तो इट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू ओनली। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड द बॉन्ड्स शुड बी इनकम। आपने कोई बॉन्ड सेल कर दिया या कोई शेयर्स, कोई भी कुछ भी आप सेल कर रहे हो जहां पर कोई नई एम्प्लॉयमेंट नहीं आ रही है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इग्नोर कर दो। रेवेन्यू रिसीव बाय द गवर्नमेंट थ्रू द डायरेक्ट टैक्सेस शुड बी इग्नोर्ड। कोई भी डायरेक्ट टैक्स है जो रेवेन्यू रिसीव बाय द गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिला है इन द फॉर्म ऑफ विच डायरेक्ट टैक्सेस। हम डायरेक्ट टैक्स जैसे प्रॉपर्टी टैक्स, वेल्थ टैक्स पे कर रहे हैं, तो वो किसकी रेवेन्यू हो गई, गवर्नमेंट की हो गई, वो भी हमारे इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि वो जस्ट अगेन ट्रांसफर इनकम हो जाएगी, कोई नया प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, हमारे पास जो वेल्थ था उसकी जस्ट हमने टैक्स पे कर लिया गवर्नमेंट को, तो वो रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को मिल रही है वो भी हमें इग्नोर करना है। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो कंपनी प्रॉफिट किसे शेयर करती है, उनके जो ओनर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स है, उनको वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। बट जहां पर कंपनी ने वो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो वो रह गया क्या, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी या इनकम फ्रॉम द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, जैसे आप ताजमहल देखने जाते हो आगरा में, तो व्हाट वी डू, वी हैव टू पे द एंट्रेंस फीस, माइट बी 100 या 200 रुपीज। वो किसकी इनकम है, गवर्नमेंट की इनकम है। एंड सच टाइप ऑफ इनकम या प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज शुड बी इंक्लूडेड। रेलवे में से जो इनकम आती है पब्लिक एंटरप्राइज है, एनी इनकम कमिंग फ्रॉम रेलवे ऑथोरिटीज, इट विल बी पार्ट ऑफ योर नेशनल इनकम। गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी से जो इनकम अर्न करे या इनकम उनको मिल रही है उसे भी हमें ऐड करना है। और जो कंपनी का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जो उन्होंने डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया है, वो अमाउंट भी हमें नेशनल इनकम में क्या करना है, वी हैव टू ऐड दैट अमाउंट इन द national income, it should be included. Imputed value of production kept for a self consumption. Now what is imputed? Estimated. You are assuming. आपको एग्जैक्टली उसकी अमाउंट नहीं पता है, पर आपने एक अजम्पशन करके रखा कि बाय चांस, जैसे फॉर एग्जांपल वन एग्रीकल्चर फार्मर है, व्हाट इज डूइंग, ही इज प्रोड्यूसिंग द क्रॉप्स। जैसे उसे राइस अपने फार्म में ग्रो कर लिया, अभी फार्म में वो जो राइस ग्रो करेगा तो उसमें से वो शायद 200 kg ऑफ द राइस ही इज गोइंग टू मेक कीप असाइड फॉर द सेल्फ कंजम्पशन। अपने घर के लिए वो क्या करेगा, 200 kg राइस साइड में रख देगा। 200 ही होगा, हमें नहीं पता है, अजम्पशन कर रहे, इम्प्यूटेड वैल्यू है वो, अज्यूम कर लो। तो वो अगर 200 kg उसे साइड में रखा, अगर नहीं रखा होता तो क्या होता, he would have sold in the market, right? और उसे कहीं और से भी तो खरीदा होगा ना खाने के लिए। तो imputed value of production kept for a self consumption, जो कोई भी पर्सन, एनी पर्सन इज कीपिंग एनी प्रोडक्शन जो उसे प्रोड्यूस किया है
अपने खुद के कंजम्पशन के लिए उसे साइड में रख दिया, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू ऐड करना है। एंड इम्प्यूटेड रेंटेड ऑक्यूपाइड हाउस ऑफ ओनर शुड बी इम्प्यूटेड। इम्प्यूटेड रेंटेड ऑक्यूपाइड हाउस ऑफ ओनर, हमारा खुद का घर है, राइट, अवर ओन हाउस इज देयर। वो हाउस में जो अगर हमें जो रेंट आने वाला होगा, वो रेंट भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। सो इम्प्यूटेड एस्टिमेटेड रेंटेड ऑक्यूपाइड हाउस ऑफ ओनर, ओनर है, उसे खुद का घर, हम जैसे घर पट्टी पे करते हैं गवर्नमेंट को, तो घर पट्टी क्या है, वही टैक्स है जो हम पे करते हैं हमारे ओनरशिप हाउस में, है ना। अब हम सब ओनरशिप हाउस में रहते, मतलब हमारे खुद के घर में रहते, किसी रेंटेड हाउस में नहीं रहते। पर वो ओनरशिप हाउस भी क्या है, वी आर पेइंग सम रेंट टू गवर्नमेंट एज अ वेल्थ टैक्स, तो वो भी हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड दैट। सो इम्प्यूटेड रेंटेड ऑक्यूपाइड हाउस ऑफ ओनर, वो भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। क्योंकि अगर ओनर ने खुद नहीं रहता, उसके पास दो घर है, उसे एक और घर किसी और को दे दिया, रेंट पे दे दिया, तो वो भी उसकी इनकम हो गई। एंड दैट इनकम ऑल्सो हैज टू बी एडेड इन योर नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम ऐड करना है कहाँ पर, अगर कोई प्रोडक्शन करके सेल्फ कंजम्पशन के लिए साइड में रखेगा, उसके लिए भी आपको ऐड करोगे नेशनल इनकम में। और कोई ओनर है जिसने खुद का घर लिया है और दूसरा और एक घर किसी और को रेंट पे दे दिया, तो उसमें से जो रेंट आता है वो भी नेशनल इनकम है, इट शुड बी एडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। फ्रेंड्स, you must have understood the answer of income method properly. Now next method हम देखेंगे, वो क्या है हमारा, एक्सपेंडिचर मेथड, राइट। सो एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड दोनों साथ में आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो इनकम मेथड के लिए आपको 4 मार्क्स रहेंगे और एक्सपेंडिचर के लिए भी होगा 4 मार्क्स। तो इनकम मेथड में यू आर गोइंग टू राइट अगेन वर्ड, उसका मीनिंग लिखोगे, इनकम रिसीव फ्रॉम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लिखोगे, और उसके बाद जीएनपी कैसे कैलकुलेट होता है उसका सिंबॉलिकली लिख के सारे प्रिकॉशंस लिखना है फॉर अ 4 मार्क्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट आंसर ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड हमने ऑलरेडी देख लिया, नाउ एक्सपेंडिचर मेथड। इट इज ऑल्सो नोन एज विच मेथड, इट इज ऑल्सो नोन एज द आउटले मेथड। आउटले मीनिंग एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर सिटीजन्स करते, दैट इज इंडिविजुअल हम करते, एनी बिजनेस फर्म भी करेगा या गवर्नमेंट, ऑल दीज आर कॉल्ड एज एक्सपेंडिचर मेथड। क्योंकि एक्सपेंडिचर सबका होता है, गवर्नमेंट इज ऑल्सो डूइंग। कैसे, तो गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज देते हैं, जैसे एलपीजी सिलेंडर आपके घर आता है, तो वी आर पेइंग द मनी, बट वी आर पेइंग लेस मनी, और उसका जो डिफरेंस है शायद आप 800 रुपया पे करते होंगे, बट गवर्नमेंट इज पेइंग 1000 रुपीज इन द मार्केट। तो जो 200 रुपए का जो डिफरेंस है, दैट इज एक्सपेंडिचर मेड बाय द गवर्नमेंट। फिर गवर्नमेंट इज मेंटेनिंग द एंड स्पेंडिंग द मनी फॉर मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर डिफेंस, उसके लिए भी गवर्नमेंट पैसे पे करते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर फॉर गवर्नमेंट। एंड इसके लिए इसको क्या बोलते हैं, आउटले मेथड, क्योंकि वी कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय यूजिंग द एक्सपेंडिचर मेड बाय इंडिविजुअल फर्म एंड गवर्नमेंट। So according to this method, the total expenditure incurred by the society in a particular year वापस वही, क्योंकि we always calculate the national income for one financial year. So it is an expenditure incurred by the society in a particular year. Together is called your what? National income. That is your expenditure method. Now national income is estimated कैसे क्या होता है? By adding all consumption expenditure. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हम करते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर डन बाय प्रोड्यूसर and made by all individual firms and government of a country during the year. So who is doing the consumption expenditure and investment expenditure? कौन करता है सोसाइटी में, तो कि इंडिविजुअल, हम और आप, फर्म्स, बिजनेस फर्म एंड गवर्नमेंट of any country during a one particular year is called your national income calculated by expenditure method. Now, how we calculate the GNP? GNP can be found by adding what? Consumption, investment expenditure, government expenditure, export minus import, receipt minus payment. ये सबको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड. Now let us see one. First is what? C. C meaning what? It is a private financial consumption expenditure by the
individual. We are individual. We are spending money for non-durable goods. फॉर एग्जाम्पल वी आर स्पेंडिंग द मनी, हमारा एक्सपेंडिचर होता है फूड पे, खाने पीने पे, पेरिशेबल गुड्स है, डोमेस्टिक जो डे टू डे कंज्यूमर की चीज लानी वो लेके आते हैं, जैसे सोप लाए, ऑयल लेके आए, विच गेट्स ओवर अगेन यू बाय इट, सो दैट इज अ नॉन ड्यूरेबल एक्सपेंडिचर. देन ऑल्सो द ड्यूरेबल एक्सपेंडिचर, ड्यूरेबल मतलब यू आर बाइंग फ्रिज, टीवी या एनी मशीनरी आपने परचेस कर लिया, सो दैट इज ऑल ड्यूरेबल एक्सपेंडिचर are added together to get a private financial consumption expenditure. That is your C. C meaning consumption expenditure made by the consumer on for buying durable goods and non-durable goods are all added together. Next हम क्या ऐड करेंगे? I. What is I meaning? Investment. So gross domestic private investment expense. देखो private लिखा है, meaning private entrepreneur who invest the money for expansion या for replacement of the machinery, क्या और कोई न्यू इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं. सो एक्सपांशन है, रिप्लेसमेंट ऑफ मशीनरी या कोई नया इन्वेस्टमेंट कर लिया बाय होम, बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हमें ऐड करना है. फिर क्या है? गवर्नमेंट फाइनेंस फाइनल कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. हमने देखा था यहाँ पर गवर्नमेंट इज ऑल्सो स्पेंडिंग द मनी, किसके लिए? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. मतलब से फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग द मनी फॉर द पुलिस प्रोटेक्शन जो हमें मिलता है, जैसे गणपति जी का फेस्टिवल आएगा, यू विल फाइंड सो मेनी पुलिस आर ऑन द रोड. हु स्पेंड द मनी? इट्स गवर्नमेंट. फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. क्यों फाइनल? क्योंकि वापस गवर्नमेंट को नेक्स्ट कोई ओकेजन है, नवरात्रि है, तभी वापस गवर्नमेंट विल गोइंग टू पुट द एंटायर पुलिस फोर्स ऑन द रोड फॉर द सेफ्टी ऑफ द सिटीजन. Again, it is a final consumption expenditure which is to be made by the government every month, yeah, every time it comes. And investment expenditure. Government spend the money for investment. Where? Bridges, dams, all factories are there. ये सारी जो चीजें या फ्लाईओवर ब्रिजेस है, तो ये सब जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है गवर्नमेंट का, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट. क्यों बताते? बिकॉज वी यूज दैट पर्टिकुलर थिंग, जैसे अपने फ्लावर वी आर यूजिंग ईयर्स टुगेदर, सो वो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट हो गया, बट इट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर टू टाइप का हो सकता है. फाइनल मीनिंग विच दे हैव टू स्पेंड अगेन एंड अगेन वेन एवर वो एक्सपेंडिचर इनकर होगा तब. And investment expenditure, government made investment expenditure for long time purpose which is used by the citizen of the country. Then वो भी हमें ऐड करना है. Net foreign investment या net export. Any income received from the difference between export minus import is also to be added while calculating national income. Receipt minus payment, net receipt. Any expenditure done by foreigners who comes to India. कोई फॉरेनर है, वो इंडिया में आए, ही इज स्टेइंग इन होटल एंड यूजिंग मेनी अदर सर्विसेज ऑफ इंडिया, उससे हमें पैसे मिले, दैट इज कॉल्ड रिसिप्ट. एनी इंडियंस गोज टू द फॉरेन कंट्रीज, हम इंडियंस जाते हैं वहां पर, हम क्या करते हैं? वहां पर पैसा खर्चा करते हैं, वी स्पेंड द मनी, दैट इज योर पेमेंट. वी मेक द पेमेंट देयर, और जब वो यहाँ आते तो हमें उनसे पैसे मिलते हैं, दैट इज रिसिप्ट. So difference between receipt and minus payment is also part of your national income by expenditure method. Okay friends, after writing this हम वापस क्या लिखेंगे? Precaution. क्योंकि नेशनल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं, मेक श्योर वो डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए, एंड इट शुड नॉट बी एडेड द इनकम विच इज नॉट रिसीव्ड इन द करंट ईयर कंजम्पशन. करंट ईयर का जो कंजम्पशन होगा वही हम करेंगे ऐड, अदरवाइज हमें इग्नोर करना है. तो व्हाट इज द फर्स्ट प्रिकॉशन लेंगे? एक्सपेंडिचर ऑन ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस शुड बी इग्नोर्ड इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल काउंटिंग. हमने ऑलरेडी आउटपुट मेथड में ये डबल काउंटिंग का आंसर भी कर लिया है. एंड बाय यूजिंग अ फाइनल गुड्स अप्रोच मेथड, जहां पर हमें जो गुड्स हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जैसे आप ब्रेड ला रहे हो 40 रुपीज का, तो हम 40 रुपीज ही ऐड करेंगे. बट ब्रेड बनाने के लिए वी नीड अ वेट, फिर उसको फ्लोर मतलब आटा बनाएंगे, आटा जाएगा बेकर के पास बेक होने के लिए, और वहां से वो आएगा रिटेलर के पास. तो ये जो सब अपनी अपनी सेपरेट कॉस्ट लगा रहे हैं, वो कॉस्ट नहीं ऐड करना है. क्यों? क्योंकि वो ब्रेड के जो 40 रुपीज है ऑलरेडी उसमें वो सारे जो इंटरमीडिएट गुड्स है
जो इनपुट है, रॉ मटेरियल है, उसकी प्राइस ऑलरेडी ब्रेड में एडेड है। अगर आप ऐड करोगे वो रॉ मटेरियल की प्राइस अलग से और 40 रुपीज ब्रेड की अलग से, तो वो हो जाएगा आपका डबल काउंटिंग। तो वो डबल काउंटिंग वाला पार्ट हमें अवॉइड करना है व्हेन वी एक्सप्लेन द या व्हेन वी राइट द एक्सपेंडिचर मेथड। ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस शुड बी डिडक्टेड, आपको डिडक्ट करना है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे हम पे करते हैं व्हेन यू बाय द मेडिसिन रिटन इंक्लूडेड ऑफ टैक्सेस, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि पहला वो डायरेक्ट टैक्स सेलर पे करता है फिर हम पे करते हैं, बट इट शुड बी डिडक्टेड, हमें माइनस करना है क्योंकि ऑलरेडी इट इज पेड बाय द सेलर। ट्रांसफर इनकम एंड ट्रांसफर पेमेंट लाइक स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स, पेंशन जो मिलते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को पेंशन मिलता है, उसको भी इग्नोर करना है बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर करंट प्रोडक्शन या कंजम्पशन का वो पार्ट नहीं है। इनकम फ्रॉम, वही हमारा लास्ट एग्जाम आंसर का था, वो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स शुड बी इग्नोर, क्योंकि वहां पर भी कोई नई इनकम क्रिएट नहीं होती है, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑन द रीपर्चेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड। आपने रीपर्चेज किया है, कौन सा? सेकेंड हैंड गुड, क्योंकि जो सेकेंड हैंड गुड्स आपने लिया वो तो ऑलरेडी लास्ट ईयर प्रोडक्शन में आ गया था, करंट ईयर की प्रोडक्शन में वो आएगा नहीं, क्योंकि वो फैक्ट्री में गया नहीं है, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है, कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी या कोई जॉब क्रिएट नहीं हुई है, हेंस द रीपर्चेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विस शुड बी इंक्लूडेड। आपने फाइनल गुड्स एंड सर्विस जो है, आप मशीनरी लेके आए बाय पेइंग से 1 करोड़, दैट अमाउंट शुड बी इंक्लूडेड, क्योंकि वो फाइनल गुड्स है, आपने कोई कंपनी से वो मशीनरी खरीदी है, ऐड करना है। एंड सब्सिडाइज शुड बी इंक्लूडेड, गवर्नमेंट हमें जो सब्सिडीज देती है, जैसे मैंने एलपीजी सिलेंडर का एग्जांपल दिया, वी आर पेइंग 800 रुपीज, सपोज गवर्नमेंट 1000 पे कर रहे हैं, जो 200 का डिफरेंस है वो कौन पे कर रहा है? गवर्नमेंट पे कर रही है। सो गवर्नमेंट ने हमें जो सब्सिडीज दी है इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर नेशनल इनकम, और वो एक्सपेंडिचर मेथड कैलकुलेट करने के टाइम हमें क्या करना है? इंक्लूड करना है, ऐड करेंगे, तब जाके वी विल गेट अ रियल नेशनल इनकम। फ्रेंड्स, मेक श्योर हमें दोनों मेथड एकदम सही तरीके से और अच्छे से डिस्क्राइब करके लिखना है, क्योंकि आप लिख रहे हो क्वेश्चन नंबर 6 लेसन 7 से 8 मार्क्स के लिए। अगर आपने ये सारे पॉइंट्स अच्छे से शो किए, अच्छे से लिखे along with the precaution, definitely out of 8 you will get 7 and 7.5 मिल सकते हैं। So make sure आप ये वीडियो अच्छे से देखोगे, एक बार नहीं आप 2 या 3 बार देखोगे तो आपका आंसर आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल आंसर है, खाली आपको एक मेथड का नाम लिखना है जिसको बोलते हैं आउटले मेथड। एक्सप्लेन करो एक्सपेंडिचर मेथड किस कौन इनकर करता है, तो कि इंडिविजुअल, गवर्नमेंट एंड फर्म इनकर करती है। फिर उसके एक इक्वेशन, आपको ये जो इक्वेशन लिखा है वो वाला इक्वेशन आप अच्छे से हाईलाइट ऐसे स्क्वायर में कर लोगे, इक्वेशन का एक पूरा जो डिटेल में एक्सप्लेनेशन करके आपको प्रिकॉशन लिखना है, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर यूजिंग द नेशनल इनकम कैलकुलेशन, एंड मेक श्योर कि जब नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है तो ये जो एक्सपेंडिचर मेथड है वो रेयरली यूज होता है, ज्यादा नहीं यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है और किसके लिए कर रहा है। इसके लिए ज्यादा करके आउटपुट मेथड एंड इनकम मेथड ही यूज होती है इन द डेवलप्ड नेशन लाइक यूएस एंड यूके। Okay, otherwise expenditure is rarely used because it has lot of confusion and lot of ignorances है जो नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं उसके लिए। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके फ्रेंड्स को भी आप ये बेनिफिट देना और लिंक भी पास करना। थैंक्स।